नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन प्लस में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरे साथियों 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। आज हम 11वां प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और इसमें 36 क्वेश्चन है मेरे साथियों। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें एक एक क्वेश्चन पे आपको डीपली ध्यान रखना है, गहराई से अपने ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथियों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी यानी कि सफलता या हमारे लिए खुशी तभी मिलेगी जब आप सभी जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो 8, 9, 10 को होने वाला जो एग्ज़ाम है हमारा यूपी कांस्टेबल का, इसमें यदि आप सफल हो जाएंगे, सबसे बड़ी खुशी हमारी वो होगी मेरे दोस्तों। तो कहते हैं मेरे साथियों कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंतिम समय तक प्रयास करते हैं। तो आपको आस नहीं छोड़नी है, प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहनी है मेरे साथियों। तो चलते हैं मेरे साथियों पहले प्रश्न की तरफ बहुत ही प्यार के साथ। पहला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? देखिए मेरे साथियों, द्विगु है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव समास है? जवाब देते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन होगा सर। तो द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव समास है? तो बैलगाड़ी की बात चलिए, बैलगाड़ी में कौन सा समास है मेरे साथियों? बैलों के द्वारा चलने वाली जो गाड़ी होती है, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना है जिसमें जो कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो वो कौन सा है? आपका तत्पुरुष समास है मेरे साथियों। तो इसमें बी पार्ट आप लगा देंगे, बी पार्ट बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। देखिए 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है कि व्यास सम्मान जो पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। और मेरे साथियों आपको याद रखना, बात ये कह रहा है कि 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो आपको याद रखना डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह थे। और इतना भी हम आपको बता देते हैं मेरे साथियों कि 2023 में जो है व्यास सम्मान जो पुरस्कार दिया गया था, वो पुष्पा भारती को दिया गया था। और उनकी एक कृति थी, यादें यादें और यादें, इसके लिए दिया गया था मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? परि उपसर्ग की बात करते हैं मेरे साथियों। तो बात यहां पर आती है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द से कहां लगाए जाते हैं? पहले लगाए जाते हैं। और आपको इतना पता है मेरे साथियों, ये उपसर्ग जो किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? तो आपको बताना है मेरे साथियों, ये उपसर्ग जो है विकारी शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। या तो संज्ञा होगा वो शब्द, या सर्वनाम, या विशेषण, या क्रिया। तो इसमें देखा जाएगा परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ए इसका बिल्कुल सही है, परिहार, जिसका अर्थ होता है छोड़ना मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे साथियों, कौटिल्य। देखिए सबसे पहली बात, हम बात करते हैं आर्जव की। सारी चीजों को बड़े प्यार से देखना है, हर चीज को, हर पॉइंट को बड़े प्यार से देखना है। आर्जव की बात करते हैं तो आर्जव का अर्थ होता है मेरे साथियों, आपको याद रखना है कि इसका अर्थ होता है सीधा साधा, बिल्कुल। और आर्तव की बात करें, आर्तव किसे कहते हैं? आर्तव का मतलब होता है जो मासिक जो धर्म होते हैं, महिलाओं से संबंधित है मेरे साथियों ये। और मार्दव किसे बोलते हैं मेरे साथियों? मार्दव का मतलब क्या है? जो कोमल है, कोमलता से इसका अर्थ है। तो सबसे पहली बात यदि हम करें कि आर्जव, आर्जव की यदि हम बात करें मेरे साथियों कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौटिल्य का अर्थ क्या है? जो चाणक्य जो नीति है, आपने देखा होगा, जो टेढ़े यानी कि घुमा फिराकर किसी बात को, यानी कि एक राजनीति तरफ से उसको घुमा फिराकर कहना। और इसका अर्थ होता है, यानी कि इसका अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है हमारा आर्जव। आर्जव का मतलब होता है मेरे साथियों सीधा साधा होता है। आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहने लगूं, एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि आर्जव शब्द में जो है कि इसमें
उपसर्ग क्या निकल के आया, वो प्रत्यय क्या निकल के आएगा मेरे साथियों, और मूल शब्द क्या निकल के आएगा मेरे साथियों। तो इतनी भी छोटी सी बात आप समझ लीजिए, समझदार हैं लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। देखिए मेरे साथियों, मैं आज बताता हूँ आपके लिए, इसमें से जो मूल शब्द है मेरे साथियों, रिजु निकल के आता है, प्लस में आता है मेरे साथियों इसमें से आ आपका प्रत्यय निकल के आता है। इतनी भी बात समझ लीजिए। देखिए अब यहाँ पर यदि आप कहें सर ये रिजु से ये आर्जव कैसे बन जाएगा, तो मेरे साथियों देखियो हर चीज का तोड़ मेरे पास मिलेगा, बस देखते रहें। कुछ अलग है, कुछ नया है बेटे इसमें। देखिए अगर हम इसका हम बढ़ विच्छेद करते हैं मेरे साथियों, ये बन जाएगा आपका री, और प्लस में बनाएगा मेरे साथियों जय, और प्लस का बनाएगा मेरे साथियों छोटा ओ, और प्लस में आ जाएगा मेरे साथियों छोटा आ निकल के आ जाएगा। तो इसकी जगह आ जाता है मेरे साथियों आर आ जाता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, आर आ जाता है, और जहां छोटा ओ है मेरे साथियों यहां पर आ जाता है आपका अव। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, अब इसकी जगह री की जगह क्या बन जाएगा मेरे साथियों, आ बन जाएगा बड़ा। ठीक, अब इस जो ये जो छोटा ये वाला जो हलंत वाला जा है, इसको पूरा कौन कर देगा, छोटा आ कर देगा। तो कहने का मतलब क्या, यहां से बन जाएगा मेरे साथियों जय। अब ये बा आपका आधा है तो इसको पूरा कौन कर देगा, ये करेगा, तो यहां से बन जाएगा मेरे साथियों ये बन गया पूरा वाह। अब यहां पर एक बात ये आती है, अब यहां से हलंत वाला रा बचा, इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं है, तो मेरे साथ ये कहां चढ़ जाएगा, ऊपर। तो ये बन गया आपका आर्जव मेरे साथियों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल परा उपसर्ग है या प्रति है या फिर प्र है या फिर परि है। तो परा प्रति या प्र है, कौन सा इसमें आपको उपसर्ग लग रहा है, जल्दी से जवाब देंगे। तो देखिए बात किसकी कर रहा है, प्रतिकूल, प्रतिकूल कूल यानी कि प्रति, प्रति और कूल। कूल का मतलब प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रख ली, यहां पर जो कूल का जो अर्थ होता है वो होता है किनारा, और एक होता है कुल, एक होता है मेरे साथियों कुल। इस कुल का अंश होता कुल का जो अर्थ होता है मेरे साथियों अंश होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और इस कुल का अर्थ होता है मेरे साथियों किनारा। क्या होता है अब जी, किनारा होता है, इस चीज के ध्यान रख लीजिए। तो आपको पता चल गया हो गया कि सर हाँ बिल्कुल, इसमें तो उपसर्ग कौन सा उपसर्ग जो है प्रतिकूल शब्द से बना है। प्रतिकूल की बात करें तो ये आपका आ जाएगा बी पार्ट। फिर देख लीजिए एक बार, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा है आपका, प्रति है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक ये देखिए तद्भव है, संकर है, तत्सम है या देशज है। ये तद्भव शब्द है मेरे साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लिखने में, ये तद्भव होता है, और तद्भव को हम ऐसा लिखते हैं मेरे साथियों तद्भव। ये संकर है या तत्सम है या देशज है या विदेशज है, क्या है ये, तो मेरे साथियों आपको याद रखना, ये तिलक की बात करते हैं। तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है, तिलक यहाँ पर मेरे साथियों आपको याद रखना ये तत्सम है, और इसका तद्भव जो होता है वो टीका होता है मेरे साथियों। इसका तद्भव जो होता है वो होता है टीका मेरे साथी, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब होता है साफ। तो नीरज किसका हो गया मेरे साथियों, बादल का हो गया। निर्मल किसका हो गया, स्वच्छ का हो गया। पंकिल किसका हो गया, तो आपको याद रखना कीचड़ का हो गया। और नीरज किसका होता है मेरे साथियों, ये भी किसका है, बादल का है। हाँ एक मिनट एक मिनट, यहां पर यदि बात करते हैं नीरज, तो मेरे साथियों जा की बात कर रहे हैं, जो नीर में जो जन्म लेता है उसे कहा जाता है कमल, ये कमल का पर्यायवाची है मेरे साथियों। तो निर्मल की बात करें ये क्या है, स्वच्छ। और पंकिल की बात करें तो ये किसका पर्यायवाची, यह है कीचड़ का। और आपको याद रखना नीरद, तो आपको याद रखना नीरद जो पर्यायवाची है प्यारे बच्चों वो है बादल का। तो मैं यहां पर एक चीज आपसे मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों, कि अगर कहीं पर यदि जे आता है बाद में लगा हुआ पानी के साथ में, यानी कि नीरज आता है, या फिर किसी भी नीरज आता है, जैसे कि मान के चलिए, या फिर मान के चलिए नीरद आता है, या नीर निधि आता है, नीर निधि आता है मेरे साथियों, तो आपको याद रखना धा जहां पर भी आता है वो समुद्र का होगा, और दा जहां पर भी आता है मेरे साथियों वो बादल का होता है, और जा जहां पर भी होता है वो मेरे साथियों कमल का होता है, जो जन्म लेता है, किसमें लेता है,
तो आपको याद रखना पानी में, और जो पानी को देने वाला है वो कौन है? बादल है। और जो मान के चलिए इस जितना भी मान के चलिए जो सबको अपनी तरफ आगोश में ले लेता है नदियों के लिए, उसे समुद्र कहा जाता है मेरे साथियों। तो इसमें कौन सा आपका जो है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए? तो आपका इसमें है मेरे साथियों निर्मल। एक बार फिर देख लेंगे, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो मेरे साथियों नीरज है, निर्मल है, पंकिल है, नीरज है। तो मेरे साथियों आपको याद रखना बी इसका विकल्प बिल्कुल सही है, निर्मल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बर्बे छंद है, ये अर्ध सम्मात्रिक है या अर्ध विषम मात्रिक है, सम्मात्रिक है या विषम मात्रिक है? सबसे पहली बात देखिए, आपसे पूछने लगे ये जो छंद होते हैं, छंद जो होते हैं, छंद के जो छंद का जो अर्थ है वो मेरे साथियों आपको याद रखना है। छंद का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है खुश करना या आह्लादित करना। छंद का दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना पिंगल शास्त्र है मेरे साथियों। और आपसे कहने लगे छंद के अंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। और छंद के मुख्य रूप से कितने इसके प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक कौन सा होता है? आपको याद रखना मात्रिक छंद है, और एक आपका कौन सा? वर्लिक छंद है। तो मेरे साथियों एक बात और ध्यान रख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जो छंद जो होते हैं इसमें गढ़ों की संख्या कितनी होती है? गढ़ कितने होते हैं? गढ़ किसे कहते हैं? तो गढ़ मेरे साथियों आपको याद रखना 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है, और गढ़ों की संख्या होती है मेरे साथियों 8 होती है। तो मेरे साथियों यहाँ पर बात करते हैं हम पहले। तो बर्बे छंद है हमारा अर्ध सम्मात्रिक है या अर्ध विषम मात्रिक है? तो देखिए मैंने आपको लिखाया होगा कि बर्वे की बात करते हैं। तो बर्वे जो छंद है मेरे साथियों ये अर्ध सम्मात्रिक है। कैसा है मेरे साथियों? ये अर्ध सम्मात्रिक है। अर्ध सम्मात्रिक है मेरे साथियों, अर्ध सम्मात्रिक है, सम्मात्रिक है मेरे साथियों। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है मेरे साथियों, अर्ध सम्मात्रिक होते कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना, एक तो होता दोहा, और दोहा के बाद होता है मेरे साथियों सोटा, और सोटा के बाद होता है मेरे साथियों इसमें बर्वे, और बर्वे के बाद मिलता है मेरे साथियों उल्लाला। गाना सुना होगा आपने उल्लाला उल्लाला, हैं? तो इसमें कितनी कितनी होती हैं? तो आपको याद रखना 13 और 13 और 11। ये दोहा और सोटा जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं मेरे साथियों। तो आपको पता होगा इसमें कितनी है? 11, इसमें 13। बरबे में कितनी होती है मेरे साथियों? इसमें 12 होती हैं, 12 और 7। तो आपको याद रखना 12 और 7। और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको याद रखना 15 और 1 होती हैं प्यारे बच्चों 13। तो कहने का मतलब यह है कि वो अर्ध सम्मात्रिक छंद किसे कहते हैं? देखिए छंद जो होते हैं इसमें चरण कितने होते हैं? 4 तो चरण होते हैं। तो आपको पता है चौपाई में कितने होते हैं? इसने में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन उनमें जो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इनके लिए सम्मात्रिक भी बोला जाता है। अर्ध सम्मात्रिक क्यों बोला गया? क्योंकि इनके सम चरणों में अलग मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में अलग होती हैं मेरे साथियों, इसलिए बोला गया अर्ध सम्मात्रिक छंद। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि बर्बे छंद कैसा है? तो मेरे साथियों आपको याद रखना बर्बे जो छंद है हमारा वो अर्ध सम्मात्रिक है। कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं मेरे साथियों। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो देखिए सब चीज को हमें बड़े प्यार से देखना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता उन्हें अभिकारी शब्द कहा जाता है। अभिकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं आपके मेरे साथियों। एक कौन सा होता है? तो आपको याद रखना सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद आता है आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय के बाद आता है समुच्चय बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक अव्यय के बाद आता है मेरे साथियों आपको याद रखना विस्मयादि बोधक अव्यय। तो मेरे साथियों देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूं, यहां पर जो क्रिया विशेषण जो होता है, क्रिया विशेषण की भी 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं मैं मेरे दोस्तों इसमें मैं बता देता हूं कि एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जिसका नाम है कास्पर। कास्पर का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? तो आपको याद रखना ये होता है कालवाचक, एक होता है आपका कालवाचक,
ये क्रिया विशेषण के ही प्रकार हैं। एक होता है मेरे साथियों स्थानवाचक, एक होता है आपका स्थानवाचक, और एक होता है मेरे साथियों परिमाणवाचक। परिमाण वाचक होता है मेरे साथियों, और एक होता है आपका रीतिवाचक। रीतिवाचक। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा मेरे साथियों कि ये जो चारों प्रकार मैंने आपको लिखा है, शॉर्ट ट्रिक में लिखा है, कास्पर होता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण एक होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एक होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जहां पर मान के चलो क्रिया की क्या बताई जा रही हो विशेषता, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके सामने, राम चलता है, राम चलता है। तो मैं अगर आपसे कहने लगूं कि बेटा बताओ इसमें राम चलता है, इसमें क्रिया विशेषण है या नहीं है, आप क्या बोलोगे? इसका जवाब दीजिए, है या नहीं है इसमें क्रिया विशेषण? तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर इसमें क्रिया विशेषण तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया बेटे, इसमें क्रिया विशेषण है ही नहीं। पहली बात तो यह है, जो क्रिया की कोई विशेषता ही नहीं बता रहे हैं आप। अगर मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया तो एकदम आप बता सकते हैं। देखिए इसके बाद मैं लिखता हूं, इसके नीचे लिख रहा हूं, राम धीरे धीरे चलता है, ऐसा लिखा मैंने, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो मेरे साथियों एक बात बताइए आप लोग, ये चलना क्या है मेरे दोस्तों? ये क्रिया है आपकी। जब क्रिया है, क्रिया की क्या बताई जा रही है मेरे साथियों? धीरे धीरे चल रहा है, तो उसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो ये क्या हो गया मेरे साथियों? आपको याद रखना, ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। क्या हो गया आपका? ये क्रिया विशेषण हो गया मेरे साथियों। और क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर क्रिया की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है मेरे साथियों। तो इसके लिए बोला जाता है क्रिया विशेषण। अब यहां पर बताइए आप, ये पहला होगा, मीठा होगा, तेज होगा या बुद्धिमान होगा? बताइए। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, हिलना मत बिल्कुल भी मेरे साथियों। जो आज हम कुछ अलग ही दिखाना जा रहे हैं इस 11वीं प्रैक्टिस सेट में, और कुछ अलग ही नजर आएगा जब भी आप अगली अगली वीडियो जितनी भी देखेंगे आप मेरे साथियों। और एक बात मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूं मेरे साथियों, कुछ वैकेंसी अभी यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई हुई है, 2285 वैकेंसी हैं। उसमें जो है पैट मांगा है, और जो भी इस लायक हैं वो सभी जो है अपना फॉर्म फिल करें। और जो भी है, जितने पैट में एग्ज़ाम, जो पैट के एग्ज़ाम में जो भी बच्चा बैठा है, हमारा जो भी अभ्यर्थी बैठा है, वो उस फॉर्म को फिल कर सकता है। ये अभी परसेंटेज, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। वो जो है उसके बाद क्लियर होगा जब शॉर्टलिस्ट होगा तब। लेकिन फॉर्म भरने से ना चूके, फॉर्म सभी भरे मेरे साथियों। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है और प्लस पैट, तो इस बात पर विशेष ध्यान रख लें। और आने वाली वैकेंसी है और जो भर्तियों के विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होने वाले हैं, तो आप बने रहें बेटे। आपकी ही सफलता हमारी खुशी है मेरे साथियों, ये ध्यान रखिए आप। चलते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं, राम चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। वो कैसे चलता है? ऐसे लगा लीजिए, चलता कैसे है? वो धीरे धीरे चलता है। वो कैसे चलता है? वो तेज चलता है मेरे साथियों। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा आ जाएगा? आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन की अगर बात करें कि समास कौन सा मुख दर्शन, तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए। अगर हम कहें मुख दर्शन, तो इसका जो है, अगर हम आपसे कहने लगे मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो आपको याद रखना मुख का दर्शन। दर्शन किसके होंगे? मुख के होंगे। तो जब मुख का दर्शन होगा तो आपको याद रखना कौन सी विभक्ति लग गई इसमें, किस कारक की लग गई। तो आपको याद रखना है का, की, के का नाम आपने सुना होगा, संबंध कारक में आती है। तो आपको याद रखना है जिसमें कारकों का प्रयोग होता है वो समास कौन सा होता है, तो आपको पता है वो तत्पुरुष समास होता है। तो मेरे साथियों तत्पुरुष समास, मुख का दर्शन, ये पार्ट बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, यानी कि 8 कन्नौजिया, और चूल्हे कितने हो गए साहब? 9 हो गए। मान के चलिए जैसे घर का जो बंटवारा हो जाता है, पहले तो सब एक जगह रहते थे, और अब मान के चलो अलग 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 होगा। कभी एक चूल्हा उधर भी चल रहा है, एक चूल्हा उधर भी, और एक चूल्हा बोले सबके यहाँ पर, तो अब तो अलग अलग खाना बनता है। ठीक है, 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? फांका मारना, संपन्न की स्थिति, या मस्त रहना, या अलगाव की स्थिति है मेरे साथियों। तो आप जवाब दीजिए इसका। तो आपको याद रखना डी पार्ट इसका बिल्कुल सही है, डी विकल्प बिल्कुल सही है, अलगाव की स्थिति होती है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये बात करते हैं री की। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? री आपसे बात करें, री जो ध्वनि है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये संयुक्त वर्ण है, बताइए।
संयुक्त बल नहीं है। तो आपको ये भी पता है संयुक्त बल कितने होते हैं मेरे साथियों? संयुक्त बल 4 होते हैं। एक होता है आपका 6, एक होता है आपका त्रय, एक होता है मेरे साथियों ज्ञ, और एक होता है मेरे साथियों आपको याद रखना श्रेय। इनके लिए क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? संयुक्त बल भी कहा जाता है, इनके लिए संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है, इनके लिए गुच्छ व्यंजन भी कहा जाता है, इनके लिए विकृत व्यंजन भी कहा जाता है, और इन्हीं के लिए मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। मिश्रित व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको याद रखना मेरे साथियों, ये जो है आपका दो व्यंजन और एक स्वर की सहायता से मिलकर बनते हैं, इसलिए बोला जाता है इनके लिए संयुक्त व्यंजन। और जो साधारण हमारे जो व्यंजन जो होते हैं वो एक स्वर होगा और एक ही उसमें व्यंजन होता है मेरे साथियों। तो यहां पर यदि हम चलते हैं कि री ध्वनि जो है किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो आपकी संयुक्त वर्ण में आती है, ओष्ठ्य में आती है, या घोष वर्ण में आती है, या ह्रस्व स्वर में आती है? बताइए सबसे पहली बात। देखिए मेरे साथियों, तो आपको पता है जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से? छोटा आ और छोटी ई, छोटा ऊ, और एक आता है आपका ऋषि। तो एक बात और ध्यान रख लीजिए मेरे साथियों, ये जो 3 जो आपके स्वर हैं इनके लिए प्यारे बच्चों आपको याद रखना प्राकृतिक स्वर के नाम से भी इनके लिए जाना जाता है। प्राकृतिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आप याद रखें। और आपको याद रखना इन प्यारे बच्चों चारों वर्णों के लिए, चारों जो आपके स्वर हैं इनके लिए प्यारे बच्चों रूढ़ स्वर के नाम से भी जाना जाता है मेरे साथियों। रूढ़ स्वर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के लिए एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है मेरे साथियों। तो बात यहीं पे चलती है कि री ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है ये डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है, ह्रस्व स्वर में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद कल, देखिए क्वेश्चन है जहां पर लगा हुआ शायद कल दिल्ली। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद कल मीरा, दिल्ली, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जाना संभाव्य भविष्यकाल में इसको लेके जाना है मेरे साथियों। इसको संभावना हमें व्यक्त करवानी है। यहां पर कौन सा इसमें विकल्प आएगा? जाएगी या जा चुकी है, जा चुकी या फिर जाती है मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है, जाए, जहां पर संभावना व्यक्त की जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। एक होता गाड़ी और एक होता गाड़ी शब्द युग के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। तो क्या होगा मेरे साथियों? इसमें एक तो है गाड़ी आपकी और एक है गाड़ी। तो गाड़ी गहरी होगा या यान होगा, या फिर निकाली गिरी, यान या गहरी, या फिर गिरी या निकाली? मेरे साथियों जो भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई समस्या है तो उस समस्या को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर जो भी हमारे साथी देख रहे हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, या फिर मेरे नंबर पे भी आप जो है उसके लिए जो है भेज सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों। तो बात यहां पर आती है गाड़ी, गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए मेरे साथियों। तो इसका जो विकल्प होता है, ये गाड़ी का अर्थ होता है मेरे साथियों यान, और ये जो गाड़ी होती है वो होती है मेरे साथियों गहरी। तो आपको याद रखना सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। भिरमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भिरमर, भिरमर किसे बोला जाता है? तो आपको याद रखना भौरे के लिए कहा जाता है मेरे साथियों। भौरे के लिए मधुप बोला जाता है, चंचरीक भी इसके लिए कहा जाता है मेरे साथियों, मधुकर भी इसे कहा जाता है, सठपद भी इसे कहा जाता है मेरे साथियों, भृंग भी इसे कहा जाता है मेरे साथियों। तो यहां पर यदि हम बात करें भिरमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, तो मैंने अभी बताया है आपके लिए कि सहचर किसका होता है मेरे साथियों? सखा का होता है। और मधुकर किसका होता है मेरे साथियों? तो आपको याद रखना मधुकर जो होता है वो आपका किसका? भिरमर का है। भिरमर का मतलब क्या? भौरे का है मेरे साथियों। पंचसर किसका होता है? पंचसर। तो आपको याद रखना पंचसर किसका है? आपको पता होना चाहिए, ये कामदेव का पर्यायवाची है। और आपको याद रखना निशाकर किसका पर्यायवाची है मेरे साथियों? निशाकर किसका है? तो आपको याद रखना जो निशा का कर है, निशा का मतलब होता है रात्रि, रात्रि। तो आपको याद रखना ये मेरे साथियों चंद्रमा का पर्यायवाची है, ध्यान रख लीजिए आप। तो भिरमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका कौन सा है मेरे साथियों? बी विकल्प इसमें बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, रेणु, प्रेमचंद या अज्ञे की?
जैनेन्द्र कुमार है, रेणु है, प्रेमचंद्र है या अज्ञे है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है इसमें जो त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, ये जैनेन्द्र कुमार के, ये विकल्प बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। यह आता है आपका गद्यांश प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है और द्वितीय महायुद्ध में, कौन से में, द्वितीय में प्यारे बच्चों, ये द्वितीय आएगा यहाँ पर, द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता के लिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी, सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे, यानी कि सभी बनाने लगे मान के चलिए। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना दोबारा आक्रमण करने के लिए सशस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देश के लिए संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गए। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, इसलिए निःशुल्क निशस्त्रीकरण की योजना बन रही हैं। सशस्त्रों के लिए निर्माण में जो दशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन का मतलब होता है समीप दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयास के मूल एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। देखिए मेरे साथियों, आजकल जितने भी ये परमाणु शक्तियां हो रही हैं या परमाणु बॉम्ब बनी है, ये सब विनाश का कारण होते जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर भी पता है, देखो अभी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को क्या कर दिया मेरे साथियों, पराजित कर दिया है। इतने भयंकर हमारे लिए परिणाम देखने को मिल सकते हैं इनसे मेरे साथियों। तो जितना भी है ये सब विनाश की तरफ हमें लेके जा रहे हैं मेरे साथियों। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम जितना भी हो, कि इसलिए बोला गया निशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। निशस्त्रीकरण जहाँ जिसमें मान के चलिए किसी भी चीज का, कोई भी शस्त्र वस्त्र का, किसी चीज का प्रयोग ना किया जाए। तो अगले इसके हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथियों। ये दे रखा पहला क्वेश्चन, बड़े प्यार से आपको देखना है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान की अजय शक्ति की पराजय से, या अमेरिका की विजय से, या जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, या अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से? तो मेरे साथियों ये कौन सा विकल्प आपको इसमें से लग रहा है? तो आप निसंकोच होकर इसमें आंसर दे सकते हैं कि कौन सा आपके द्वारा है इसमें। तो देखिए सबसे पहली बात है जापान की अजय शक्ति की पराजय से, वो मैंने अभी बताया था आपके लिए, एक क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। आगे चलते हैं हम। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखो, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, या फिर दूसरा पारस्परिक भय के कारण से, अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, या फिर अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रयोग? तो मेरे साथियों आपको याद रखना है ये पारस्परिक भय के कारण से कर रहे हैं। भय, हर किसी को भय लग रहा है। तो बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती हैं, दोनों देशों के शस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, दोनों देशों में महामारी और भुखमरी फैल जाती है। तो मेरे साथियों आपको याद रखना, इसमें पूछा जाएगा कि आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? विश्व में शस्त्रों की होड़, या निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, आतंक और सर्वनाश का भय, या द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका? तो मेरे साथियों आपको याद रखना है
बड़े प्यार से अच्छे से इसको पढ़ना भी है। विश्व में शस्त्रज्ञों की होड़ या निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, तो इसका बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रज्ञों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रज्ञों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? अमेरिका की विजय ने, या बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धाओं ने, या फिर अमेरिका ने, या जापान के विनाश ने? तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, ये इसका डी विकल्प है, जापान के विनाश से। वो पैराग्राफ में अभी आपने पढ़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के, देखिए समझ लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो देखिए, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं मेरे साथियों? 3 होते हैं। एक कृत वाच्य होता है आपका, कौन सा होता है? कृत वाच्य। चलिए, एक होता है आपका कृत वाच्य, और एक होता है मेरे साथियों कर्म वाच्य, और एक होता है मेरे साथियों आपका भाव वाच्य। भाव वाच्य होता है आपका। हाँ, भाव वाच्य की बात करेंगे मेरे साथियों। भाव वाच्य, भाव वाच्य। अगर क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार बदलता है तो हमारा वाच्य कौन सा होगा? कृत वाच्य। और यदि क्रिया का लिंग व वचन यदि कर्म के अनुसार बदलता है तो कर्म वाच्य। और क्रिया का लिंग व वचन कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार ही ना बदले तो वहां पर होता है मेरे साथियों, आपको याद रखना, भाव वाच्य होता है। तो इसमें क्रिया और कर्ता दोनों समान लिंग वचन के होते हैं। और यदि हम इसकी बात करें मेरे साथियों कर्म वाच्य की, इसमें कर्म और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के होते हैं। और भाव वाच्य में क्रिया का लिंग व वचन ना कर्ता ना कर्म किसी का अनुसार नहीं होता, वहां पर भाव वाच्य होता है मेरे साथियों। और आपको याद रखना, कृत वाच्य के अंदर जो क्रिया हमारी अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं, और कर्म वाच्य के अंदर क्रिया हमारी हमेशा जो मिलेगी वो आपको सकर्मक मिलेगी मेरे साथियों। और आपको याद रखना है कि अगर इसमें भाव वाच्य के अंदर जो क्रिया मिलेगी तो आपको याद रखना है असमर्था वाले से अधिक इसमें वाक्य आपको मिलते हैं। असमर्था में जो क्रिया होती है वो हमारी अकर्मक होती है मेरे साथियों। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? कृत वाच्य होता है, मिश्र वाच्य होगा, कर्म वाच्य होगा, या भाव वाच्य होगा? तो जब क्रिया का प्रयोगकर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तो कौन सा होगा मेरे साथियों? कृत वाच्य। ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, अभी कुछ देर पहले ही बताया था मैंने आपको इसी के माध्यम से, कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है मेरे साथियों, जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें आपको क्या लगा देना है मेरे साथियों? उसको कहते हैं अव्यय बोलते हैं, या बोलते हैं अविकारी। जिन शब्दों में लिंग वचन काल व कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अव्यय, या बोलते हैं अविकारी। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, एक शब्द और आपने पढ़ा होगा जिसका नाम होता है निपात। निपात कितने होते हैं मेरे साथियों? निपात आपको याद रखना है प्यारे साथियों, 9 होते हैं। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखें आप। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? देखिए, विस्मय बोधक होता है, क्रिया विशेषण भी होता है, संबंध बोधक भी होता है मेरे साथियों। 4 होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, एक विस्मयादि बोधक अव्यय। तो मेरे साथियों आप बताइए, इसमें विस्मय बोधक अव्यय है, या क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, परिमाण बोधक है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका विस्मय बोधक भी होता है, क्रिया विशेषण भी होता है, संबंध बोधक भी होता है। आपका डी नहीं होता। डी कौन सा है? परिमाण बोधक आपका ये नहीं होता। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे साथियों। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वेरी गुड। राम क्या लिख रहा है? राहुल क्या जा रहा है? राहुल क्या सोच रहा है? राहुल क्या कर रहा है? पहले मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा मेरे साथियों। यहाँ पर जो ना पहली बात प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह होना चाहिए था हमारा, ऐसे होना चाहिए था सभी में, और इस विराम चिन्ह को हमें खत्म कर देना था, पहली बात। तो ये पूछ रहा है इसमें क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राहुल क्या लिख रहा है? ठीक है,
राहुल क्या जा रहा है? अच्छा, राहुल क्या सोच रहा है? राहुल क्या कर रहा है मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है राहुल क्या जा रहा है, ये आपका यहां पर जो ना अशुद्ध है, बी विकल्प इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। कौन सा शब्द शब्द का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा नहीं है यानी कि किसका? तो आपको याद रखना है कौन सा शब्द पत्र की बात कर रहे हैं मेरे साथियों, यहां पर पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है। देखो एक बात ध्यान रखनी मेरे साथियों, चिट्ठी भी होता है इसका, और पुष्प भी होता है, और मेरे साथियों आपको याद रखना पत्ता भी होता है, और कागज भी होता है। चलो मैंने सभी बता दिया, आप बताइए कौन सा नहीं होता इसमें, बताइए। हैं, मैंने आपको चारों बोल दिए कि मैंने, चलो ठीक है चारों होते हैं, लेकिन आप बताइए थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं बताता हूं आपके लिए। अच्छा ठीक है, देखिए पहली बात ये दे रखा है कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। एक तो चिट्ठी है आपका, एक पुष्प है, एक कागज है। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है इसका जो पुष्प नहीं होता, बी विकल्प है इसका मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार की बात करते हैं। जो अर्थालंकार किसे कहते हैं मेरे साथियों? तो आपको याद रखना जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहा जाता है। और आपसे पूछने लगे कि अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा है, तो आपको याद रखना आचार्य भामा ने कहा है मेरे साथियों। किसने कहा है? आचार्य भामा ने कहा है। इस चीज को ध्यान रख लीजिए। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। वैसे वो कौन कौन से हैं? तो एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, और एक होता है आपका उभयालंकार। तो यहां पर यह पूछ रहा है मेरे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो अर्थालंकार अनुप्रास अलंकार कैसा है आपका? शब्दालंकार है मेरे साथियों। श्लेष अलंकार कैसा है मेरे साथियों? और यमक अलंकार कैसा? रूपक श्लेष भी आपका क्या है? शब्दालंकार है। और यमक अलंकार भी कैसा है आपका? शब्दालंकार है। तो रूपक अलंकार कैसा है? तो रूपक है मेरे साथियों, आपको याद रखना है ये आपका है अर्थालंकार। तो डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। आपने सुना होगा इसके एग्जाम्पल, इनके बीच में क्या आता है आपका? योजक चिन्ह आता है। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम और रतन के बीच में क्या चाहिए था? एक योजक चिन्ह आता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, वो भी इन्हीं का ही एग्जाम्पल है मेरे साथियों। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? घोष, घोष वर्ड किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है मेरे साथियों कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन के जो आधार पर की बात करें, कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखें इनको 2 भागों में बांटा गया मेरे साथियों। एक होता है आपका अघोष, और एक होता है मेरे साथियों सघोष होता है। एक क्या होता है? सघोष होता है। बात यहाँ पर करते हैं मेरे साथियों अघोष किससे करते हैं? ए प्लस में क्या आ जाएगा आपका? घोष। और मेरे साथियों आपको याद रखना से प्लस में आता है आपका घोष। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं आपसे, घोष का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? कंपन। और से का मतलब होता है मेरे साथियों ये होता है साथ। आपको याद रखना ए का अर्थ होता है प्यारे बच्चों नहीं, और मेरे साथियों घोष का मतलब होता है आपका कंपन। बस समझने की कोशिश ये करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना आपके लिए। कहने का मतलब यह है बेवर्जन का उच्चारण करते समय बेवर्जन का उच्चारण करते समय गले से कंपन नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं मेरे साथियों? अघोष बोलते हैं। और बेवर्जन का उच्चारण करते समय गले से अगर कंपन उत्पन्न होता है, कंपन का मतलब होता है गर्जन होती है, तो उसे क्या बोलते हैं मेरे साथियों? सघोष बोलते हैं। कंपन के जो साथ में बोले जाते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, मैं इतना थोड़ा सा बता दूं कि अघोष जो कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है मेरे साथियों इसमें। और क्या मिलेंगे प्यारे बच्चों? एक ये वाला से मिलता है आपको, एक ये वाला से मिलता है, और एक मिलता है प्यारे बच्चों आपका ये वाला से। और जो सघोष जो होते हैं मेरे साथियों, इसमें आपको याद ना प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और इसी में मिलते हैं आपको मेरे साथी ये, एक मिलता है रे, एक मिलता है ले, एक मिलता है वे, और एक है मेरे साथियों है। और सभी स्वर आपके इसी में मिलेंगे मेरे साथियों, सभी स्वर आपको इसी में मिलेंगे मेरे साथियों, ध्यान रख लीजिए आप लोग। तो आपको याद रखना फिर इसमें ये कौन सा? चे छे दूसरा आ गया तो वो आपका घोष हो गया।
टेट है, ये कौन सा हो गया आपका अघोष हो गया। कैक है, ये भी कौन सा हो गया मेरे साथियों, अघोष हो गया। अगर अब बात करें हम कै खे गे, ये कौन सा आ गया प्यारे बच्चों, तीसरा आ गया। तो इसमें कौन सा होगा, ये पूंछ कौन सा रहा, घोष। घोष का भी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कंपनी होता है। तो इसका कौन सा होगा मेरे साथियों, आपको याद रखना डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। छत से ईंट गिरी, तो मेरे साथियों देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए, जहां पर अलगाव की स्थिति होती है, जहां से एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अगर अलग होती है, तो वहां पर प्यारे बच्चों अपादान कारक होता है। या फिर जहां से उत्पन्न वाली बातें होती हैं, हमारी कोई चीज उत्पन्न हो रही है, प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, या फिर दूध से दही उत्पन्न होता है, यहां पर भी क्या होता है मेरे साथियों, अपादान कारक होता है। या शर्म की बात आती है, मान के चलो मीरा अपने ससुर से लजाती है, लजाने का मतलब क्या, शर्माना, तो ये भी सब किस में आएगा मेरे साथियों, अपादान कारक में आ जाएगा। और जहां पर भय की बात आती है, डर की बात आती है, वो भी आपका अपादान कारक में आएगा मेरे साथियों, ध्यान रखें बड़े प्यार के साथ। और मैं इतना और बता देता हूं आपके लिए मेरे साथियों, जहां पर भी हम गुरुओं से विद्या को अधीत करते हैं या प्राप्त करते हैं या सीखते हैं, वहां पर भी मेरे साथियों अपादान कारक ही आता है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए मेरे साथियों, विशेषण की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था और उत्तरावस्था, और एक होती है आपकी उत्तमावस्था। तो मेरे साथियों जहां पर उत्तरावस्था होती है, 2 में तुलना होती है, वहां पर भी आपका अपादान कारक होता है मेरे साथियों। तो बस आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं। ये छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों, अपादान इसमें कारक है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं मेरे साथियों। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया, बात किसकी चल रही है मेरे साथियों, मुख्य की। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे साथियों एक बात आपको याद रखना है, मेरे साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करके चलेंगे, कुछ अलग अंदाज में सीखेंगे, कुछ अलग सीखेंगे मेरे साथियों। तो हर चीज जहां से भी आप देखें और जो भी समझ में नहीं आता है आपको, वो मुझसे बात करें, मेरे चैनल से बात करें। देखने जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक उसे तोड़ नहीं देंगे मेरे साथियों। लग के चलना है, बस चैनल को अच्छी तरीके से अंगूठा दबा दें, सब्सक्राइब भी करें मेरे साथियों। हर कॉन्सेप्ट अलग मिलेगा आपके लिए, बढ़िया मिलेगा। आप जहां दिल करे वहां पढ़ कर देख लीजिए, एक बार नेक्स्ट जेन प्लस को जरूर आप आइए और वहां पर देखिए, जरूरी है क्या। तो आप ध्यान रख लीजिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है, देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए मेरे साथियों, मैं आपसे कहने लगूं कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं मेरे साथियों, तो आपको याद रखना 8 प्रकार होते हैं इसके। अब 8 प्रकार होते हैं, उसमें एक हमारी क्रिया कौन सी होती है, जिसका नाम होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं मेरे साथियों, तो आपको याद रखना जो मुख्य क्रिया की सहायता कराती है, उसको क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है, जो मुख्य क्रिया की सहायता कराती है। तो मेरे साथियों जैसे कि मैं और इतना मैं बताता हूं आपके लिए, ये प्यारे साथियों ये काल का परिचायक भी होती हैं। देखो कैसे, तो मेरे साथियों यहां पर ध्यान दीजिए, राम राम स्कूल राम स्कूल राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। मैंने ये एक वाक्य लिखा है मेरे साथियों, तो राम स्कूल जा रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा बेटा इसमें बताइए मुख्य क्रिया कौन सी है, तो आपको बता देना सर मुख्य क्रिया है आपकी जाना है। ये क्या है, मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है मेरे साथियों, जाना है। तो यहाँ पर रहा है, रही हैं, ये क्या है, ये मुख्य क्रिया की क्या करा रही है, हेल्प करा रही है, सहायता करा रही है, इसलिए बोला जाता है मेरे साथियों सहायक क्रिया। पूछ कर आया है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना मेरे साथियों सहायक क्रिया कहलाती है, सी विकल्प सही है। आगे चलते हैं हम साथियों। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, कृष्णा सोपती हैं, उषा राजे हैं, अलका सर्वागी हैं, दीप्ति खंडेलवाल हैं। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है, ये इसका बी विकल्प सही है आपका, उषा राज है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे साथियों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, करना जरूरी है, करना जरूरी है भाई, जो हम टाल नहीं सकते बिल्कुल भी। तो कौन सा होगा, ऐच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार, अनिवार्य, अनिव्रत या अनिवार्य होगा। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है, इसका डी विकल्प है आपका, अनिवार्य जरूर ही करना है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे साथियों। मखमली जूते मारना, हाँ हाँ, किसी देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए, किसी का भी अगर आपका काम है ना,
तो अपना काम निकालने के लिए आप कैसे करोगे पता है? बहुत प्यारी प्यारी बात है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये ध्यान रख लीजिए। बहुत प्यार से उससे बातें करोगे। अब यहाँ पर वही बात है, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मखमली जूते मारना, पानी पानी होना, झेंप जाना या दुर्गति करना। तो मेरे साथियों, आपको पता है ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। मिथ्या आडंबर, मिथ्या का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों झूठा। जो झूठा जो आडंबर बनाते हैं, और मान के चलो आडंबर आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना, झूठा के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? छोटा मुंह बड़ी बात, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, या फिर छटाक चून चौबारे रसोई, छीक के कोई नाक कटावे कोई। तो मेरे साथियों, एक बात ध्यान रख लीजिए, इसमें है छटाक चून चौबारे रसाई, यानी कि मान के चलो कुछ बातें ऐसे ऐसे करनी कि जिसमें लोक मर्यादा से हमारी कुछ ऊपर ही जा रही है। तो यहाँ पर छटाक चून चौबारे रसोई, तो ये इसका सी विकल्प इसका सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, सस्य है, रूपा है, चाह है या सलिल है? तो मेरे साथियों, आपको याद रखना इसका ए विकल्प सही है। सस्य भी होता, अनाज भी होता, धान्य भी होता है इसका। तो इस चीज को ध्यान रख लीजिए। आगे चलते हैं मेरे साथियों। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कहावत। तो इसमें मैं कहना प्लस का आवत, ना को हटा दीजिए, वो बन जाएगा हमारा कहावत। तो आपको याद रखना मेरे साथियों, इसमें है आपका आवत प्रत्यय है, और बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए, उत्साह जो होता है मेरे साथियों, उत्साह किसका होता है? वीर का। वीर रस का होता है उत्साह। भय किसका होता है? भय किसका होता है बताइए? भयानक रस का। ये किसका होता है भैया? भयानक रस का। भयानक रस का होता है। तो क्रोध किसका होता है मेरे साथियों? तो आपको याद रखना ये होता है रौद्र रस का। और विस्मय किसका होता है? तो आपको याद रखना है विस्मय होता है मेरे साथियों आश्चर्य या अद्भुत का स्थायी भाव होता है मेरे साथियों। तो इसमें उत्साह की बात करें तो उत्साह किसका होगा? वीर का। भय किसका होगा? भयानक का। और क्रोध किसका होगा? रौद्र का। तो आपको याद रखना, वीर रस के अगर आपसे कहने लगे वीर रस के कितने पार्ट होते हैं, तो वीर रस के 4 पार्ट होते हैं मेरे साथ ही। इस चीज को भी ध्यान रख लीजिए, शायद आपने पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। तो वीर रस के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो मैं बता देता हूं आपके लिए। इसके 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है मेरे साथ ही युद्धवीर, युद्धवीर होता है। एक होता है मेरे साथ ही दयावीर। दयावीर होता है मेरे साथियों, दयावीर। और एक होता है दानवीर। और एक होता है मेरे साथियों धर्मवीर। ये होते हैं, ये 4 होते हैं मेरे साथियों। यदि आपको पता नहीं हो तो अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके ये। देखिए साथियों, अब यदि आप जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमें देख रहे हैं, और जो हमारी इस नेक्स्ट जेन प्लस की सारी वीडियो को प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, अगर हमसे अगर बने रहना है और अच्छे से अच्छी चीज़ें को आपको प्राप्त करना है, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, वो नेक्स्ट जेन प्लस चैनल से। यदि आप हमसे जो है मेरे साथियों अगर यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जेन प्लस से भी हमें संबंध साध सकते हैं। या फिर मेरे साथियों, आपको याद रखना है, यदि इंस्टाग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथियों, तो आपको याद रखना नेक्स्ट जेन प्लस .in के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं मेरे साथियों। और यदि टेलीग्राम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथियों, तो हम नेक्स्ट जेन प्लस स्टेट एग्जाम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं मेरे साथियों। मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए। जितना भी हो उतना मटेरियल आप हमसे प्राप्त करें, और मॉक टेस्ट से ज़रूर जुड़ें मेरे साथियों। बहुत कुछ है इसके अंदर। आप आइए एक बार चैनल पर, सब्सक्राइब करिए और उसको देखिए। तो यदि नेक्स्ट जेन प्लस .in के माध्यम से आप गूगल प्ले या ऐप के स्टोर से भी हमसे जुड़ सकते हैं मेरे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। अब विदा होने का हमारा जो समय आ गया है मेरे साथियों, फिर अगली वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।